आपने सक्रियता श्रेणी देखी कि सबसे ऊपर अधिक सक्रिय होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मध्यम में जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनकी सक्रियता मध्यम होती है। और पारा, चांदी और सोना, इसकी सक्रियता सबसे कम होती है। आपने अभी तक कम सक्रिय धातुओं का कैसे प्राप्त किया जाए वो पढ़ा। मध्यम में जो स्थित है उन धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाए ये पढ़ा। जैसे इसमें पढ़ा भर्जन के द्वारा, मध्यम में निस्तापन और भर्जन करके फिर अपचयन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुएं अर्थात जो सबसे अधिक क्रियाशील है उन धातुओं को कैसे निष्कर्षित किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो समझेंगे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कह दो और जो सबसे ऊपर है वही सबसे अधिक सक्रिय। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे अधिक सक्रिय धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखोगे, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है वो ज़्यादा होती है अभिक्रियाशील, अत्यंत क्रियाशील होने के कारण ये कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। आपको ये पूछ ले कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती है, तो आप ये कह सकते हो कि इन धातुओं की सक्रियता बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं ये धातु, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। आपको कोई पूछ ले तो उन धातुओं के नाम बताइए जो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, तो आप ये ऊपर वाले लिख सकते हो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि। तो ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, इनके नाम आप ध्यान रखोगे। दूसरी बात, आपके अलग प्रश्न आ जाता है कि कार्बन से अपचयन द्वारा इन सक्रिय धातुओं को प्राप्त क्यों नहीं किया जा सकता। या आपके प्रश्न आ जाए सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुएं हैं इनका कार्बन के द्वारा अपचयन क्यों नहीं होता है। मान लो एक उदाहरण देखेंगे, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम की अयस्क होगी। आप इसकी कार्बन के द्वारा अपचयन करके यदि प्राप्त करना चाहोगे तो यहाँ क्या होगा, इस ऑक्सीजन की एल्यूमिनियम के साथ तो सक्रियता ज़्यादा है क्योंकि एल्यूमिनियम धातु बहुत ही सक्रिय है, और कार्बन की ऑक्सीजन के साथ सक्रियता कम है। तो कभी भी कम सक्रिय पदार्थ अधिक सक्रियता के बंध को नहीं तोड़ सकता, अर्थात कोक जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अपचयन नहीं कर पाएगा और एल्यूमिनियम धातु प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी जो ऊपर की धातुएं हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ सक्रियता बहुत अधिक होती है, इस कारण से कोक इनके द्वारा कार्बन के द्वारा अपचयित करके इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आपको प्रश्न आ जाए कि अधिक सक्रिय धातुओं को कार्बन के अपचयन द्वारा प्राप्त क्यों नहीं किया जा सकता, तो आप लिख सकते हो कि इन धातुओं की ऑक्सीजन के साथ सक्रियता बहुत ही अधिक होती है, इस कारण से कार्बन जो है इनको अपचयित नहीं कर पाता। तो फिर इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इन धातुओं को गलित क्लोराइड का क्या मतलब है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड को पिघली अवस्था में लें, सोडियम क्लोराइड को पिघली हुई अवस्था में लें, कैल्शियम क्लोराइड को पिघली अवस्था में लें, मैग्नीशियम क्लोराइड को पिघली अवस्था में लें। तो इनके जो क्लोराइड अयस्क होते हैं इन धातुओं के गलित पिघले हुए क्लोराइड अयस्कों को विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन करेंगे तो जो धातु होगी वो एक इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगी और जो क्लोरीन गैस है वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगी। कौन सी किस पे जाएगी अभी चर्चा करेंगे। क्या होती है विद्युत अपघटन विधि, जिस धातु का विद्युत अपघटन करना है उस धातु के क्लोराइड लवण को पिघली अवस्था में ले लिया जाता है। कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं, सोडियम को ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं, मैग्नीशियम को ऐसे ही प्राप्त, तो उनकी पिघली अवस्था में उनको ले लिया जाए। दो धातु की छड़ी या कोई भी इलेक्ट्रोड ले लिए जा सकते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसको आप बैटरी के या विद्युत के ऋणाग्र छोर से जोड़ते हो उसको कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। और जिसको विद्युत धारा के प्लस स्रोत से जोड़ते हो उसको कहते हैं एनोड। आपने पिघली अवस्था में लिया, आपने पहले भी पढ़ा है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं पिघली हुई अवस्था में गतिशील, उनके आयन जो होते हैं वो गतिशील हो सकते हैं। तो पिघली अवस्था में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करती है, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिए
तो क्लोराइड पिघली अवस्था में सोडियम आयन धनायन अलग व्यवहार करेगा और क्लोराइड ऋण आयन अपना अलग व्यवहार करेगा। ये गतिशील हो सकते हैं। तो सोडियम पे तो होता है धनावेश मान लो, तो ये तो धनावेश क्या करेगा, ऋण आवेश वाली प्लेट की ओर विद्युत की दृष्टि से आकर्षित होगा और ये इस पे आ जाएगा। इसके आके क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। जितना धनावेश इसके ऊपर होता है कोई धातु पर, उतने इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करके और सोडियम धातु या मैग्नीशियम लोगे तो मैग्नीशियम धातु में यहाँ पे इसके ऊपर परत के रूप में जमा होता जाएगा। तो धातुओं की परत सदैव कैथोड पे जमा होती है। धातुओं की परत किस पे जमा होती है, कैथोड पे। तो आपको क्या लिखोगे कि विद्युत अपघटन विधि से धातुएं कैथोड पे निक्षेपित होती है। तो आपको पूछ सकता है कि धातुएं कौन से इलेक्ट्रोड पे प्राप्त होगी, तो आपका उत्तर होगा कैथोड पे। या आपको पूछ ले कि कैथोड पे ही क्यों प्राप्त होगी, तो आप कह सकते हो कि धातु आयन जो क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। धनावेशित आयन कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं और वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातुओं में बदल जाते हैं, धातुओं में बदल प्राप्त हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। और जो क्लोराइड आयन था वो क्या करेगा, एनोड पे जाएगा। एनोड पे जाएगा। एनोड पे जाने पे क्या होगा, ये ऋणावेशी था, एनोड पे पहुंचा और वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्लोराइड आयन जो है क्लोरीन परमाणु में बदलेगा। 2 क्लोरीन परमाणु बदल के क्लोरीन गैस के अणु के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। आपने इसमें देखा कि ये क्लोरीन गैस है वो एनोड पे प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार से किसी भी धातु को गलित अवस्था में लेकर के जब उसका विद्युत अपघटन करते हैं, अपघटन का अर्थ क्या होता है, उनके आयनों को अलग अलग करना। तो यहाँ पे विद्युत के द्वारा वो दोनों आयन अलग अलग जाते हैं और यहाँ पे तो ये अपचयित होकर के सोडियम धातु में बदल जाते हैं और यहाँ ये क्लोरीन जो है ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन गैस क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है, धातुएं जो होती है वो कैथोड पे प्राप्त होती है और जो गैस होती है वो एनोड पे प्राप्त होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड को पिघली अवस्था में लिया है। पिघली अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन पृथक व्यवहार करते हैं। ये जो धनायन है वो तो कैथोड पे जाते हैं, इधर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और धातु के रूप में इस कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं और ये धीरे धीरे ये छड़ मोटी होती जाएगी। धीरे धीरे ये कैथोड क्या होता जाएगा, इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी क्योंकि उसके ऊपर क्या जमा होती जा रही है, धातु जमा होती जा रही है। तो जिस धातु को प्राप्त करना है उसी धातु की पतली छड़ को, जिस धातु को अपने को प्राप्त करना है ना, उसी धातु की शुद्ध पतली छड़ को कैथोड बना लिया जाता है। मान लो इसको एल्यूमिनियम की बना लिया आपने और उसके ऊपर सोडियम जमा करोगे तो एक तरीके से अशुद्धि होगी कि सोडियम के नीचे बीच में क्या है, एल्यूमिनियम है। ऐसा नहीं करते, जिस धातु को प्राप्त करना होता है उसी धातु की शुद्ध छड़ को कैथोड बनाया जाता है। मान लो आपको एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, एल्यूमिनियम को भी विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तब क्या करोगे, एल्यूमिनियम की शुद्ध धातु की जो छड़ होती है उसको तो बना देते हैं कैथोड और दूसरे को बना देते हैं एनोड। तो जो एल्यूमिनियम है वो पिघली अवस्था में इस कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा। तो शुद्ध पदार्थ के ऊपर शुद्ध पदार्थ जमा हो जाएगा और वो पूरी तरह से एल्यूमिनियम की मोटी छड़ प्राप्त अपने को हो जाएगी। तो अधिक सक्रियता श्रेणी की धातुओं को इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। आप धातुओं को किसी भी विधि से प्राप्त करें, चाहे अपचयन द्वारा प्राप्त करें, चाहे सीधे गर्म करके प्राप्त करें, चाहे वह स्वतंत्र अवस्था में लियो, लेकिन थोड़ी बहुत उसके अंदर अशुद्धि होती है। तो पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शुद्ध रूप से धातु प्राप्त करने की अनेक विधियाँ हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रचलित विधि है वो होती है विद्युत अपघटनीय विधि। विद्युत अपघटनीय विधि में क्या होता है, मान लो आपने अनेक प्रक्रियाओं से धातुएं प्राप्त की, उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती है। तो जो अशुद्ध धातु की छड़ है जिसको हमें शुद्ध करना है, उस अशुद्ध धातु की छड़ को और विद्युत के प्लस पॉइंट से जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं एनोड। तो हमेशा ध्यान रखोगे, अशुद्ध धातु की छड़ को तो एनोड बनाते हैं और जहाँ पे हमें वो शुद्ध अवस्था में निक्षेपित करनी है, जहाँ पे हमें प्राप्त करनी है शुद्ध अवस्था में, जिस धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, सोने को करना है तो सोने की छड़ लेंगे,
एल्यूमिनियम को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है तो एक एल्यूमिनियम की छड़ लेंगे, लोहे को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है तो लोहे की छड़ लेंगे और उस शुद्ध धातु की छड़ को विद्युत के ऋणाग्र से जोड़ेंगे जिसको बोलते हैं कैथोड। तो जहाँ पे शुद्ध धातु प्राप्त करना है उस छड़ को कैथोड बनाया जाता है और कैथोड हमेशा उस धातु की ही ली जाती है जिस धातु का पूर्णतया शुद्धिकरण हमें करना है। मान लो आपको तांबे का शुद्धिकरण करना है, आपने तांबा प्राप्त किया धातु क्रम से और उस तांबे में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, तो जो अशुद्ध तांबा है उसकी एक छड़ बनाते हैं अशुद्ध तांबे की छड़ को और उसके वो विद्युत के धनाग्र पॉइंट से जोड़ते हैं, तो ये अशुद्ध धातु अशुद्ध तांबे की छड़ ले लेंगे, उसको तो बना दिया एनोड। और एक एकदम प्योर एकदम शुद्ध धातु की पतली सी छड़ लेंगे और उसको ऋणाग्र सिरे से जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा कैथोड। हमें इस तांबे का शुद्धिकरण करना है तो हम तांबे का ही कोई लवण लेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया और उसको पानी में विलय कर दिया, तो कॉपर सल्फेट को हम विलय करेंगे तो कॉपर तो धनायन बन जाएगा और सल्फेट क्या बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा, मूलक बन जाएगा। ये विलयन की अवस्था में, इस जलीय विलयन में, ठीक है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो क्या होगा, इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से, ध्यान देंगे इधर बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा ये जो घुली हुई अवस्था में को तांबा शुद्ध सीधा यहाँ से यहाँ पे नहीं आएगा, इसके लिए एक रासायनिक प्रक्रिया होगी। क्या होगी, ध्यान देंगे, जो आपने जलीय विलयन लिया है कॉपर सल्फेट का, उसमें से जो कॉपर धनायन है वो तो जाएगा इस कैथोड के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण करके, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, दो धनावेश है तो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और कॉपर धातु में अपचयित हो जाएगा। किस में अपचयित हो जाएगा, कॉपर धातु में दो धनावेश है, जितना धनावेश होता है उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण करेगा और कॉपर धातु में अपचयित हो जाएगा, तो ये कैथोड पे निक्षेपित हो जाएगा। अपचयन क्यों बोला, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि तो कहलाता है अपचयन और इलेक्ट्रॉनों की कमी होना कहलाता है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की दृष्टि से अपचयन हुआ है और इसके अपचयित होकर के इस कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा ये। तो ये जो कॉपर इसके ऊपर जमा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, विलयन के कॉपर आयनों से हो रहा है। अब सल्फेट क्या करेगा, इस पे तो -2 आवेश है यानी इसमें ऋण आवेश है, तो ये जाएगा धन प्लेट एनोड की ओर, धन प्लेट एनोड की ओर जाएगा। ये सल्फेट क्या करेगा, इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ भी है और प्लस तांबा भी है, तो ये सल्फेट जो मूलक है केवल धातु तांबे से क्रिया करेगा और बना लेगा कॉपर सल्फेट। क्या बना लेगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट बना करके ये वापस इस आयनों के रूप में इस विलयन के अंदर आ जाएगा। तो एक तरफ से कॉपर यहाँ पे कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से कॉपर वापस इसके अंदर आ रहा है, तो इस तरीके से विलयन में कॉपर आयनों की मात्रा निश्चित बनी रहती है। एक तरीके से कॉपर सल्फेट के रूप में आयनों के रूप में इसमें आता जाएगा और विलयन के जो कॉपर आयन है वो कैथोड के ऊपर जमा होते जाएंगे। अब इसमें जो अन्य अशुद्धियां हैं वो क्या करेगी, पृथक होती जाएगी, इस एनोड के नीचे एक ढेर सा बना लेगी, एनोड के नीचे एक ढेर सा बना लेगी। इस ढेर को कहते हैं कीट या एनोड पंख। तो ध्यान देंगे आपके क्या प्रश्न बनते हैं, धातु के परिष्करण की कौन सी विधि अधिक प्रचलित है, तो आपका हो जाएगा विद्युत अपघटन विधि। परिष्करण का मतलब समझ गए ना, अशुद्धियां अलग करना, शुद्ध धातु एकदम अलग प्राप्त करना। शुद्ध धातु कहाँ पर प्राप्त होती है, तो आपका उत्तर होगा कैथोड। अशुद्ध धातु की छड़ को क्या बनाया जाता है, तब आपका उत्तर होगा एनोड। धीरे धीरे इस शुद्ध धातु कैथोड की तो मोटाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस छड़ में से कॉपर इधर आ रहा है, इस तरीके से होता हुआ पहले तो कॉपर सल्फेट के रूप में जलीय विलयन में आ रहा है, फिर जलीय विलयन से कॉपर आयन कैथोड पे आ रहा है, तो इसके ऊपर धीरे धीरे मोटाई बढ़ती जाती है और इसको पृथक कर लेते हैं और धातु के रूप में काम ले लिया जाता है। और जो अशुद्धियाँ हैं इसके साथ, वो अशुद्धियाँ नीचे एनोड के नीचे एक जमा हो जाती है ढेर के रूप में, उस ढेर को कहते हैं एनोड पंख। तो आपको क्या कहा जाता है, एनोड पंख किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाए एनोड पंख किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा कि धातु के शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि में, धातु के
शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं एनोड तली के नीचे जमा हो जाती है, एनोड तली पर जमा हो जाती है। इन अशुद्धियों को ही क्या कहते हैं, एनोड पंख कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उस अशुद्ध छड़ को तो बना दिया जाता है एनोड। जहाँ पे धातु प्राप्त करनी है, जिस धातु की प्राप्त करनी उस धातु की पतली सी छड़ को बना दिया जाता है कैथोड, यानी माइनस पॉइंट से जोड़ देंगे। और जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसी का विलयन लेना जरूरी होता है। आप कोई और विलयन, लवण का विलयन लोगे तब ये शुद्धिकरण की क्रिया नहीं होगी। अगर कॉपर को शुद्ध करना है तो कॉपर का ही लवण लेना पड़ेगा, चांदी को शुद्ध करना है तो चांदी का ही लवण शुद्ध लेना पड़ेगा, सोने को शुद्ध करना है तो सोने का ही लवण लेना पड़ेगा। समझ आ गई ना बात। उसका लवण लेके जलीय विलयन बना लेते हैं। जलीय विलयन में क्या होगा, वो लवण अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धातु आयन तो जमा होते जाएंगे कैथोड पे और इसकी परत को मोटा करता जाएंगे, और जो ऋण आयन है वो जाएंगे अशुद्ध धातु की छड़ पे, धातु से क्रिया करके लवण रूप में वापस जलीय विलयन में आते जाएंगे। तो एक तरफ से धातु आयन यहाँ से कम होते जाएंगे और इधर से आते जाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते अशुद्ध धातु की छड़ एकदम पतली सी होती जाएगी और अशुद्धियाँ नीचे जमा होती जाएगी। तो अशुद्ध छड़ को हमने किस रूप में बदल लिया, शुद्ध छड़ के रूप में बदल लिया। ये जो विधि है धातुओं की पृष्ठकरण की विधि विद्युत अपघटनीय विधि कहलाती है। हमारा नया टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन, सल्फर या हवा के अंदर नमी जो होती है भाप के रूप में पाई जा सकती है, जलवाष्प में पाई जाती है। तो धातु इनसे क्रिया करती है और ये धातुएं क्रिया करके, जैसे चांदी होती है, ये वायुमंडल के ऊपर सल्फर से क्रिया करके और चांदी का सल्फाइड बना लेती है, जिससे चांदी की धातुएं काली हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा पाजेब जो होती है समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाती है, काली हो जाती है। दूसरा तांबा है। तांबे के पात्र, तांबे की वस्तुएं समय के साथ साथ हवा में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाती है और उस कारण से उसके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी तरीके से लोहा है। लोहे में संक्षारण की घटना सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि हवा में उपस्थित जलवाष्प और ऑक्सीजन से क्रिया करके और फेरेसोफेरिक ऑक्साइड बनता है, यानी जंग बन जाता है। लोहे की वस्तुओं के चारों ओर जंग लग जाता है और धीरे धीरे इन घटनाओं से क्या होता है, किसी धातु का सल्फाइड, किसी धातु के ऑक्साइड बनने से धीरे धीरे वो धातुएं कमज़ोर हो जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। इसे ही कहते हैं धातुओं का संक्षारण। तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाए धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हो, तो आप कहोगे कि धातुएं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी और सल्फर आदि से क्रिया करके उनके ऑक्साइड और सल्फाइड बनाती है, इससे धातुएं कमज़ोर हो जाती है। इसी को धातुओं का संक्षारण कहते हैं। इससे क्या होगा, धातुओं की बनी वस्तुएं धीरे धीरे टूटने लग जाती है। जैसे पुल बना दिया तो संक्षारण से पुल कमज़ोर हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि दुर्घटना हो सकती है। रेल की पटरियाँ हैं या उसके क्लैंप्स है वो कमज़ोर हो जाएंगे, या औजार होते हैं या ट्रैक्टर के आप देखते हो जो पीछे कल्टीवेटर वगैरह है वो भी धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं, उनके हिस्से टूटने लग जाते हैं। तो ये संक्षारण के कारण होता है। अब इस संक्षारण से कैसे बचाया जाए, तो संक्षारण बचाने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं और इसमें दो बातें सामने आती है। किसी वस्तु को वायु और नमी में दोनों में रखा जाता है तभी उसका संक्षारण होता है। यदि इन दोनों में से कोई एक चीज़ हटा दें तो संक्षारण नहीं होगा। जैसे एक बीकर में थोड़ा पानी ले लिया और उसके अंदर हवा भी है, ठंडा पानी लिया और हवा है और उसके अंदर लोहे की कील डाल दी, तो कुछ दिनों बाद में हम देखेंगे इसके ऊपर जंग लग जाता है कील के ऊपर। लेकिन दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि उस बीकर में पानी डालते समय उस बीकर का पानी उबालते हैं खूब सारा उबालने से क्या होगा, अंदर की वायु टेम्परेचर के कारण हल्की होकर पूरी बाहर निकल जाएगी। अब इसमें लोहे की कील डाल के डाट लगा देंगे तो धीरे धीरे पानी ठंडा होकर नीचे संघनित होकर आ जाएगा और यहाँ पे वायु नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वायु नहीं होगी, केवल पानी है। तो उस स्थिति में भी लोहे की कील के जंग नहीं आता है। तीसरी घटना में क्या करते हैं, एक दूसरा बीकर लेते हैं या प्रखंड लेते हैं जिसमें पानी नहीं डालते हैं और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं और लोहे की कील डाल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड इस परख नली के अंदर जितनी भी नमी होती है उसको सोख लेता है। खाली हवा रहती है तो खाली हवा है तब भी इस लोहे की कील पर जंग नहीं लगे। कहने मतलब इन धातुओं की वस्तुओं को आप नमी या वायु से बचा लीजिए तब इनका संक्षारण नहीं होगा। आपने देखा हो बहुत सारे
दवाइयाँ वगैरह, बहुत सारे खाद्य पैकेट ऐसे आते हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी एक रुई के अंदर कुछ केमिकल डाला होता है, चूर्ण सा डाला होता है सफ़ेद। वो जो सफ़ेद पुड़िया होती है उसमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये क्या करता है, उस छोटी शीशी में या प्लास्टिक डिब्बिया में जो नमी होती है उसको अवशोषित कर लेगा और दवाइयाँ खराब नहीं होती। यही कारण है वो पुड़िया डालने का। तो संक्षारण से कैसे बचाया जाए, या तो उन धातुओं की वस्तुओं पे पेंट कर दिया जाए, या तेल या कोई चिकनी पॉलिश कर दी जाए, ग्रीस आदि की पॉलिश कर दी जाए, या यशद लेपन। यशद मतलब जस्ते, किसी चीज़ पर जब जस्ते धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की पॉलिश चढ़ाई जाती है, उसको यशद लेपन कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तुएं हैं उसके ऊपर जिंक की पॉलिश कर दो, तो किसी धातु पर जिंक धातु की पॉलिश चढ़ाना क्या कहलाती है, यशद। यशद माने होता है जिंक या जस्ता। तो जस्ते की पॉलिश कर दी जाए तो भी उसके जंग नहीं लगेगा। आपने दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ पढ़ा होगा जो कुतुब मीनार के पास है, उस पर कभी जंग नहीं आता। तो जंग नहीं आने के कारण क्या है, उसके ऊपर जिंक की पॉलिश है, वो यशद लेपित है। उसका एनोडीकरण कर दें। एनोडीकरण में आप पढ़ा है, किसी धातु को एनोड बना के तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत अपघटन किया जाता है तो ऊपर एक ऑक्साइड की परत बन जाती है। वो ऑक्साइड की परत क्या है, दोबारा उसका ऑक्सीकरण नहीं होने देती, संक्षारण नहीं होने देती। तो कुछ धातुओं का एनोडीकरण करके भी उनको संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो आपके प्रश्न आ सकता है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचाव के उपाय बताइए। आपको प्रश्न पूछ सकता है, यशद लेपन किसे कहते हैं। यशद लेपन किसे कहते हैं, तो किसी धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाना। किस धातु की परत है, जिंक धातु की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। इसका लाभ क्या है, इससे धातुओं का संक्षारण है वो रुक जाता है। एक उदाहरण दीजिए तो आप कह सकते हो दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ इसका उदाहरण है। उस पर आज तक जंग नहीं लगा है, जो एक रिसर्च का अनुसंधान का विषय बना हुआ है। मिश्रात्वन क्या है, किसी भी धातु के गुणों में सुधार करने हेतु, मान लो कुछ कमी रह गई, गुण उस धातु के प्राकृतिक गुणों में कुछ कमी है, अपने को उसको उस उपयोग में नहीं लेना है, हमें उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन कर देना है जिससे हमारे लिए वो ज़्यादा उपयोगी हो जाए। आपने सोना देखा है, सोना प्योर धातु, सोना जो होता है नरम होता है। प्योर 100% प्योर सोने को 24 कैरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 24 कैरेट। लेकिन प्योर धातु का गहना नहीं बनाया जा सकता, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो उसमें थोड़ी सी मात्रा और तांबे की मिला दी जाती है। इससे क्या होगा, वो थोड़ा कठोर हो जाता है, गहना गढ़ने में आसानी होती है, उस पर डिजाइन आसानी से बन सकती है। तो वांछित गुण लाने के लिए, धातुओं में वांछित गुण लाने के लिए थोड़ी मात्रा में कोई अन्य तत्व या कोई दूसरी धातु मिला दी जाती है। इसको मिश्रात्वन कहते हैं। आपको प्रश्न आ जाए मिश्रात्वन किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा धातु के गुण सुधार हेतु थोड़ी मात्रा में अन्य तत्व या धातु का मिलाना मिश्रात्वन कहलाता है। उदाहरण के प्राकृतिक लोहा जो होता है एकदम प्योर नरम होता है, तो कोई भारी वस्तु बनाओगे वो काम में लेते समय उसकी आकृति शेप खराब हो सकती है, तो उसकी शेप काम गड़बड़ हो जाएगा। तो कठोर लोहा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उस शुद्ध लोहे में 0.05% मात्रा कार्बन की मिला दी जाती है। अब वो लोहा कठोर हो जाता है, उससे कोई भी औजार गढ़ा जा सकता है। इस्पात, स्टेनलेस स्टील, इस्पात का नाम आप सुना होगा, जो जंग नहीं लगता उसमें, जैसे चद्दरें आती है ना टेन वगैरह, उसमें जंग नहीं लगती। वो क्या है, स्टेनलेस स्टील है। आपके जितने भी खाना खाते हो, थाली बर्तन गिलास, जितने भी ये सफ़ेद बर्तन दिखाई देते हैं, ये लोहा नहीं होता, ये क्या होता है, स्टेनलेस स्टील है। कहते हैं कि स्टील का बना हुआ है। तो स्टील क्या है या इस्पात क्या है, इसको जंग रहित लोहा भी कहते हैं। जब लोहे में निकल और क्रोमियम मिला दिया जाता है तो उसमें जंग नहीं लगता, वायु से वो क्रिया नहीं करते हैं। तो इस धातु का नाम क्या हो गया, स्टेनलेस स्टील या इस्पात या जंग रहित लोहा। तो आपको पूछ लिया जाता है लोहे में क्या मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर होगा निकल और क्रोमियम मिलाने पर। अब है मिश्र धातु, दो धातुओं का जो मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इसमें अच्छे गुण वाला जो मिश्रण तैयार होता है, और जैसे मूल धातु जो होती है पहले उसको पिघला लिया जाता है और उसके निश्चित अनुपात में उसमें कोई दूसरी धातु पिघली अवस्था में मिलाई जाती है, और एक जो मिश्रण तैयार होगा उससे नए साधन, नए उपकरण, नए औजार काम में लिए जा सकते। जैसे पीतल प्राप्त करना है, पीतल प्राप्त करना है तो कॉपर व जिंक धातु का मिश्रण होता है, दो धातुओं का मिश्रण, मिश्र धातु होगी। कांसा प्राप्त करना है तो कॉपर और टिन, कांसे में क्या होता है, कॉपर और टिन। देखो दोनों में, कॉपर तो दोनों में ही है, पीतल में भी है और कांसे में भी है।
देखो तय शब्द है इसमें, याद करने आप इसमें कंफ्यूज होते हो। तय, तय जस्ते का तय, जस्ते का क्या आ गया, तय आ गया। तो कॉपर के साथ में क्या आ गया, जस्ता। तो जस्ता तो किस में होगा, पीतल में होगा। कांसा, न की आवाज आ रही है तो स्टेनम या टिन, टिन का न आ रहा है, कांसा न में, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो। कई बार क्या होता है, पीतल में तो कॉपर और टिन लिखे आ जाते हो, और कांसे में कॉपर और जस्ता लिखे आ, तो इसको याद करने का सही क्या है, इसमें तय आया हुआ है तो कॉपर के साथ में जस्ता, तय का जस्ता। कांसा में न आया हुआ है तो कॉपर के साथ में न का टिन। तो कॉपर और जस्ता मिलाओगे तो पीतल बनेगा, कॉपर और टिन मिलाओगे तो कांसा बने। अब आप देखते हो, आप छोटी छोटी बैटरियों के तार जुड़ाने जाते हो तो एक गर्म काइया रखता है, वो बिजली से गर्म किया हुआ, एक तार होता है, एक डिब्बियों में थोड़ा सा कोई मसाला होता है, दोनों को मिक्स करके वो अपने तार का जॉइंट कर देता है। उस जॉइंट पदार्थ को कहते हैं सोल्डरिंग पदार्थ। क्या कहते हैं, सोल्डरिंग पदार्थ। तो सोल्डरिंग पदार्थ बनाने के लिए लेड और टिन का उपयोग किया जाता है। इन दोनों धातुओं का गलनांक बहुत ही कम होता है, ये जल्दी पिघल जाती है, तो जल्दी पिघलती है तो तारों को जोड़ के, और ठंडा होता है तो वो धातुएं वापस ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाती है। गर्म अवस्था में तो पिघल जाती है, और जैसे ही ठंडी होगी तो ये कठोर होगी। तारों में जॉइंट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर अमलगम क्या है, प्रश्न आता है अमलगम है क्या है। यदि दो पिघली हुई धातुओं में मिश्रण में से एक धातु पारद हो, तो पारद के साथ कोई दूसरी धातु मिली हो तो इस मिश्रण को अमलगम कहते हैं। आपके प्रश्न आ जाए अमलगम किसे कहते हैं, तो यदि दो मिश्रण धातुओं में से एक पिघली हुई धातु पारद हो तो इसे अमलगम कहते हैं।